बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum. Here is Fatma Ismail with the lecture of Money, Banking and Finance. Today's related topic is foreign exchange control. Let's begin it. फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल को डिस्कस करने से पहले फॉरेन एक्सचेंज के बारे में थोड़ी सी नौ-हाव होना ज़रूरी है। फॉरेन एक्सचेंज ज़रिए मुबादला को भी कहा जाता है और इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें एक कंट्री अपनी कंट्री की करेंसी के साथ किसी दूसरे मुल्क की कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं पाकिस्तानी रुपीज़ को जो है यूएसए के जो डॉलर है उसकी करेंसी में एक्सचेंज कर लूँ तो वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है मेरे लिए। और अगर डॉलर को यूरो में कन्वर्ट किया जाता है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल को हम देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल ऐसे मेजर्स होते हैं जो हर कंट्री की गवर्नमेंट करती है। अब गवर्नमेंट ये मेजर्स इसलिए करती है ताकि वो उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको अर्न कर सके, उनकी जो करेंसी की वैल्यू है वो अप्रिसिएट हो, वो डी वैल्यू ना हो। इसके बारे में लिखा हुआ है एक्सचेंज कंट्रोल रेफर्स टू द मेजर्स, ये ऐसे मेजर्स होते हैं विच द गवर्नमेंट्स ऑफ अ कंट्री टेक, जो किसी मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो लेती है फॉर इन्फ्लुएंसिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट पे जो असर अंदाज होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव सेंस में भी हो सकते हैं। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, यानी कि वो कौन से मकासद हैं जिनकी वजह से किसी मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो एक्सचेंज कंट्रोल मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करती है ताकि उसके एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल हो सके। अब हमने वो ऑब्जेक्टिव देखने हैं। द फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। गवर्नमेंट का एक मकसद ये भी होता है फॉरेन एक्सचेंज मेजर का कि वो जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की वो सब इतनी सफिशेंट हो ताकि कल को जो उन्होंने पेमेंट करनी होती है गुड्स एंड सर्विसेज की फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की फॉर्म में, और इसके अलावा जो डेट्स पे करने होते हैं ताकि उनके पास इतना सफिशेंट फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल हो ताकि वो उनको आसानी से पे कर सकें। नेक्स्ट है टू चेक द फ्लाइट ऑफ कैपिटल। फ्लाइट ऑफ कैपिटल कहते हैं अपने मुल्क से कैपिटल किसी दूसरे मुल्क में चले जाना। जैसे मैं अपनी कंपनी जो है अपनी सारी कैपिटल कंपनी को बेच के, कैपिटल इक्विपमेंट्स को बेच के मैं किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाऊँ तो वो क्या है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल है। टू चेक द फ्लाइट ऑफ कैपिटल इस सेंस में है कि एक मकसद ये भी होता है कि अपने मुल्क से कैपिटल जो है वो दूसरी कंट्री में ना जाए क्योंकि वो कंट्री की इकोनॉमी के लिए लॉस होता है। देन नेक्स्ट है जी स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट स्टेबल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं होगा, डे बाय डे जो है वो या कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, डेविएट होता जा रहा है, तो उससे जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और ट्रेडिंग पे, मुल्क की भी एक ट्रेडिंग जो होती है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। देन अप्रिशिएट होम करेंसी। अप्रिशिएट का मतलब होता है करेंसी वैल्यू को इंक्रीज़ करना। तो एक पर्पज़ ये भी होता है कि मुल्क की जो करेंसी है उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ किया जा सके, इंक्रीज़ किया जाए। देन नेक्स्ट है जी इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं जो हम लोगों ने जिस तरह से प्रॉफिट रिजर्व होता है कि साइड पे बचा के रखा होता है हार्ड टाइम के लिए, इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है कि फॉरेन एक्सचेंज एक खास स्पेसिफिक पोर्शन जो है सेव किया हो ताकि इन केस ऑफ एनी अनसर्टेन इकोनॉमिक सिचुएशन, कोई ऐसी इकोनॉमिक नागहानी इकोनॉमिक सिचुएशन आ जाए जिस तरह से अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है, उसमें उसको जो है वो यूटिलाइज़ किया जा सके। देन नेक्स्ट है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए भी जो है गवर्नमेंट को ये मेजर्स करने पड़ते हैं। टू प्रोटेक्ट होम इंडस्ट्री। होम इंडस्ट्री को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है कि इंपोर्ट्स को कम से कम किया जाता है, उसकी परमिशन जो है उसके लिए कम से कम दी जाती है ताकि होम इंडस्ट्री जो है उसको लॉस ना हो। देन फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट करने के लिए जो है एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल हो सके, एक्सपोर्ट ज़्यादा हों और इम्पोर्ट कम से कम हो। एंड द लास्ट वन इज़ टू रिड्यूस द एक्सचेंज रेट, कि जो एक्सचेंज रेट समटाइम क्या होता है अपनी करेंसी की वैल्यू गिराई जाती है जिसकी वजह से जिसका पर्पज़ ये होता है कि कंट्री की एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ किया जाए। जिस तरह पाकिस्तान की जो करेंसी की वैल्यू है वो बहुत कम है लेकिन इसके एक्सपोर्ट जो है उसके कंपैरिजन में जो है वो ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान की इंपोर्ट ज़्यादा है उसके एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। तो ये भी एक पर्पज़ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल का, ताकि जो है कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। देन वी हैव मेथड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल।
इसमें वो मेथड्स शामिल हैं जो कि किसी भी कंट्री के लिए जो है एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी कि वो कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो किसी भी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड को। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल जो है इसके लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाता है, और इसके लिए जितने भी मॉनिटरिंग इसकी होती है, जितने भी एक्शंस होते हैं इसके लिए जो लिए जाते हैं वो सारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही परफॉर्म करता है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल में डायरेक्ट मेथड को। और डायरेक्ट मेथड ऐसे मेथड को कहा जाता है जो किसी कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है वो डायरेक्ट जो है एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए लेते हैं। अगर तो डायरेक्टली कोई मेथड एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए अडॉप्ट किया गया है तो ऐसे मेथड को कहा जाएगा डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला जो मेथड है वो है एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन। एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन मेथड तब अडॉप्ट किया जाता है जब किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है कि अपनी होम करेंसी की जो वैल्यू है, अपनी होम करेंसी को जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सप्लाई उसकी कम से कम की जाती है। ये तब होता है जब कोई कंट्री जब बहुत ज़्यादा कर्ज़ों में डूबी हो और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उनके पास बहुत कम हो, तो अपनी होम करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उसकी जो सप्लाई होती है वो कम से कम हो जाती है, जिस तरह से पाकिस्तान की अब स्टिल सिचुएशन चल रही है। नेक्स्ट वन इज़ रेशनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रेशनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या किया जाता है, रेशनिंग कहा जाता है किसी चीज़ को, किसी रिसोर्सेज को बहुत स्केर्सली यूज़ करना ताकि उससे जो है आपको यूज़ भी करें और आपको जो है यूटिलाइजेशन बेनिफिट भी ज़्यादा हो। अब इस मेथड में क्या किया जाता है कि उसकी जो सेंट्रल बैंक जिसे कहा जाता है, जिस तरह पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, तो सेंट्रल बैंक जो होता है उस कंट्री का, अगर उस कंट्री की पोजीशन वीकर है तो सेंट्रल बैंक जो होता है उसके सिटीज़न जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करते हैं वो उनसे फॉरेन एक्सचेंज लेके अपने पास सेव कर लेता है। और उसका मकसद यही होता है ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो उनसे लेके अपनी कंट्री की जो होम पेमेंट्स हैं, होम कंट्री की पेमेंट्स हैं, उनको उसमें यूटिलाइज़ किया जा सके। नेक्स्ट वन है जी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट कैसे मुदाखलत करती है इसमें, अगर अपनी करेंसी की वैल्यू जो है वो हमारे पास कम हो तो गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन मार्केट से अपनी होम करेंसी को परचेज़ करती है। फॉरेन करेंसी के बदले में किसी और करेंसी अगर हमारे पास अवेलेबल है, फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल है, तो हम अपनी होम करेंसी को वहाँ से फॉरेन मार्केट से परचेज़ करेंगे। और इसका पर्पज़ ये होता है कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल हो सके, तभी गवर्नमेंट जो है वो अपनी मुदाखलत इसमें करती है। नेक्स्ट है जी क्लियरिंग एग्रीमेंट। जिस तरह से दो डिफरेंट बैंक्स में आपस में क्लियरिंग होती है, ये क्लियरिंग इस सेंस में है कि अगर दो डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड हो रहा है तो जो कंट्रीज़ जिनके दरमियान इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुई है, तो जब इंपोर्टर जो है पेमेंट करेगा तो एक्सपोर्टर जो है वो अपनी कंट्री के सेंट्रल बैंक से जो है होम करेंसी रिसीव कर लेगा और उसको होम करेंसी यानी कि फ़ॉरेन एक्सचेंज जिसमें पेमेंट आई थी उस कंट्री को वो सेंट्रल बैंक के पास चली जाएगी और सेंट्रल बैंक जो है वो फ़ॉरेन एक्सचेंज रख के उसे होम करेंसी में उसकी पेमेंट कर देगा। और एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद उन दो कंट्रीज़ में जिनके दरमियान जो है ट्रेडिंग हुई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ था, वो दोनों अपनी जो है क्लियरिंग किस तरह से करेंगी, या गोल्ड ट्रांसफ़र कर देंगी या किसी और सेटलमेंट मेथड से जो है अपनी क्लियरिंग कर लेंगी, जो भी उनके दरमियान पेमेंट्स की क्लियरिंग होगी। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट होता है कि अगर लेट्स सपोज किसी कंट्री की इकोनॉमी अभी इतनी स्टेबल नहीं है कि वो उसके पास फॉरेन एक्सचेंज इतना नहीं है कि वो अपने डेट की पेमेंट कर सके, तो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करती है जिसमें अगर उसने शॉर्ट टाइम के लिए जो एक लोन लिया होता है उसको लॉन्ग टाइम पीरियड में कन्वर्ट करवा लिया जाता है ताकि तब उनके पास फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल हो तो वो उसकी पेमेंट कर सके, उनके पास जो है रिलैक्सेशन टाइम पीरियड आ जाए पेमेंट का। ट्रांसफ़र मोरेटोरिया कहते हैं ऐसी एक्टिविटी को जो थोड़ी देर के लिए जो है डिले कर दी जाए। तो ट्रांसफ़र मोरेटोरिया का मतलब ये है कि जब कोई इंपोर्टर जो है लेट्स सपोज पाकिस्तान से किसी ने चीज़ें परचेज़ की हैं और जब उनकी पेमेंट का टाइम आया है तो फॉरेन एक्सचेंज फॉर द टाइम बीइंग जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या उसने किया कि उस फॉर एग्जांपल ये मोरेटोरिया के थ्रू जो है उसको डिले करवा कर अपनी होम करेंसी में पेमेंट कर दी और जब मोरेटोरिया जो है ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो पे कर दिया गया। डिले करवाने का पर्पज़ यही होता है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज जब अवेलेबल नहीं है तो उस एक्सटेंशन डेज़ में, उन पोस्टपोन डेज़ में जो है उसकी अरेंजमेंट किसी न किसी फॉर्म में हो जाए।
नेक्स्ट वन है एक्सचेंज पैगिंग। पैगिंग बोला जाता है वैसे नॉर्मल टर्म में किसी को खूंटे से बांध देना या किली या किसी फिक्स पॉइंट से बांध देना उसको। अब एक्सचेंज पैगिंग क्या है कि अपने एक्सचेंज रेट को फॉर द टाइम बीइंग स्टेबल करने के लिए एक्सचेंज रेट जो है फिक्स कर दिया जाए ताकि उस कंट्री की जो करेंसी है उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, जो है उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके। तो फॉर द टाइम बीइंग जो है एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया जाता है ताकि वो डेविएट ना करे, ना वो कम हो और ना वो ज़्यादा हो। देन नेक्स्ट वन है जी ब्लॉक्ड अकाउंट्स। ब्लॉक्ड अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसमें फॉरेन एक्सचेंज जो है उस पर एक्सचेंज पे पाबंदी लगा दी जाती है, यानी कि अपनी करेंसी जो है वो दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज नहीं की जा सकती। तो इसमें गवर्नमेंट की ये रूल्स होते हैं। ब्लॉक्ड अकाउंट्स जब होते हैं तो फिर क्या होता है कि जो दूसरा फॉरेन क्रेडिटर होता है वो बाउंड होता है कि वो अपने फंड्स जो हैं वो गवर्नमेंट के बताया हुआ जितनी भी पॉलिसी है या उसके जो वे गवर्नमेंट ने बताया उसके अकॉर्डिंग जो है उसको करे, उन फंड्स को यूज़ करे। नेक्स्ट वन है जी कंपनसेशन एग्रीमेंट। कंपनसेशन एग्रीमेंट इज़ लाइक अ बार्टर सिस्टम। जिस तरह से बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज की जाती थी, इसी तरह से अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो एक्सचेंज ना करना हो तो फिर आप क्या करते हैं कि इक्वल वैल्यू की जो कमोडिटीज़ होती हैं उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, उनको आपस में एक्सचेंज किया जाता है। मल्टीपल एक्सचेंज रेट कहते हैं एक से ज़्यादा एक्सचेंज रेट जो है किसी करेंसी के बदले में एक्सचेंज किए जाएं। तो ये तब होता है जब किसी कंट्री की जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना होता है, इंकरेज करना होता है, तब मल्टीपल एक्सचेंज रेट जो है वो लगाए जाते हैं ताकि उस कंट्री की जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंकरेज हो सके। नाउ वी हैव इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ऐसे मेथड था जिसमें गवर्नमेंट जो है वो मेजर्स लेती थी डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने में। इनडायरेक्ट मेथड जो है ये भी गवर्नमेंट मेजर लेती है, लेकिन इसमें जो है मेजर्स जो लिए जाते हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लिए जाते हैं। उसमें मेजर लिए जाते थे डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज पे, इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू जो है फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल किया जाता है। और इसमें सबसे पहला जो है वो है इंपोर्ट लाइसेंस। डिफरेंट इंपोर्टर्स को लाइसेंस दे दिए जाते हैं और वो ही उनको ही अलाउ होता है कि वो उन लाइसेंस के थ्रू जो है स्पेसिफिक लिमिट्स के अंदर जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। देन है जी चेंज इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को चेंज करके जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी कंट्री में अट्रैक्ट किया जाता है, लाया जाता है और यहाँ से जो कैपिटल फ्लाइट है यानी कि यहाँ से बिजनेस बाहर जाने पर जो है को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए या उसको जो है रोका जाए। इसलिए इंटरेस्ट रेट को जो है डिफरेंट तरह से चेंज किया जाता है ताकि जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया जा सके। देन वी हैव इम्पोर्ट ड्यूटीज़। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का मतलब है डिफरेंट तरह के टैक्स जो हैं वो इम्पोर्ट पर लगाए जाते हैं ताकि होम इंडस्ट्री को जो सिक्योर किया जा सके और इम्पोर्टर्स जो हैं वो कम से कम इम्पोर्ट करें। हैवी टैक्सेस, हैवी टैरिफ जो हैं और डिफरेंट कोटा सिस्टम्स जो हैं वो इसमें लगाए जाते हैं ताकि कम से कम जो है इम्पोर्ट हो सके और एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। देन नेक्स्ट है जी एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट किसी भी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सपोर्ट को जो है वो प्रमोट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट प्रमोशंस के स्कीम्स के थ्रू। इसके लिए बहुत से इकदाम किए जाते हैं ताकि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। और फॉर एग्जांपल जैसे एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो होती हैं डिफरेंट टैक्स की वो जो है अप्लाई नहीं की जाती हैं। सम टाइम इन्हें एक्सपोर्ट सब्सिडी भी दी जाती है। देन लास्ट वन मेथड जो है वो हमारा एक्सपोर्ट बोनस स्कीम है। एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करने के लिए पहले 3 मेथड इंपोर्ट से रिलेटेड थे, पहले वाले जो 2 थे वो इंपोर्ट से रिलेटेड थे और ये जो एंड वाले हैं वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने से रिलेटेड हैं। तो एक्सपोर्ट बोनस स्कीम में क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से उनकी एक्सपोर्ट में से जो है एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे दे दिया जाता है ताकि जो है वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है इंपोर्ट जो करना चाहें वो कर सकते हैं, उन्हें उस हद तक इजाज़त होती है। तो ये प्रमोट करने के लिए कि अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और फॉरेन एक्सचेंज जो है आपके थ्रू कंट्री में आएगा तो आपकी एक्सपोर्ट में से एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो आपको दे दिया जाएगा ताकि आप इंपोर्ट अपनी मर्ज़ी की जो है कर सकें अगर आप करना चाहते हैं तो। सो दीज आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, जिसके थ्रू जो है किसी भी गवर्नमेंट की किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करके या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करके जो है फॉरेन एक्सचेंज को जो है इन्हांस करती है, इंक्रीज़ करती है, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है उसकी ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा करती है, उसको इनकरेज करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।